हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जादू बाई विकास सर में फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा एमटीएस की टॉप 10 सीरीज, जो कि आगामी परीक्षा एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए समय न बर्बाद करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला बेटा बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। मेरा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30A68B 30A68B वेयर तेरा एज ग्रेटर देन बी किससे डिविजिबल है बेटा 11 से। किससे डिविजिबल है बेटा 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था इवन प्लेसेस और बेटा ऑड प्लेसेस, मतलब सम स्थानों और विषम स्थानों की संख्याओं, सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग का जो डिफरेंस होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए बेटा, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, यानी 0 या 11 में से कोई भी नंबर मिल जाए, वो नंबर क्या होगा, हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। मैंने बोला अगर इवन और ऑड प्लेसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो बेटा ऑड प्लेसेस के अगर स्थानों का योगफल मैं देख रहा हूँ 3 + A प्लस का 8 मीन्स अगर मैं ऑड प्लेस का देख रहा हूँ नंबर, ऑड प्लेस मुझे मिल रहा है 3 + A + 8, और मैं अगर इवन प्लेस का नंबर देख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं 0 + 6 + B मीन्स 0 + 6 + B। वैल्यू आप देख रहे हैं इधर बन रहा है 11 + A, इधर बन रहा है बेटा 6 + B। हमें यहाँ पर कह रहा है कि B का अधिकतम मान चाहिए मुझे बेटा। इधर 11 + A बन रहा है मेरा, B का अधिकतम मान मुझे देखना है तो B का मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए बेटा। तो आप वहाँ वैल्यू देख सकते हैं कि A का मान क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। लेकिन A का मान तो B से बड़ा होगा, लेकिन B का अधिकतम मान हम क्या सोच सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं देखूँ यहाँ पर वैल्यू, अगर मैं 0 वैल्यू बनाऊँ, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो, ये 0 होना चाहिए, या तो बेटा क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ 11 बनाने के लिए या 0 बनाने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ अगर A का मान यहाँ 0 रख दोगे, यदि A बराबर 0 रखोगे तो 11 + 0 11 बन जाएगा, और 6 + B बेटा यहाँ पर 11 है तो B का मान कितना रखना पड़ेगा मुझे, 5 रखना पड़ेगा, तो 6 × 5 = 11, ठीक है। और 11 + 0 11, डिफरेंस बन जाएगा तुम्हारा 0, क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 11 + 0 11 और 6 + 5 11। लेकिन हमें क्या पता है कि A बड़ा है बेटा B से, A बड़ा है B से, या तो A छोटा हो गया है B से, A क्या हो गया है, छोटा हो गया है B से, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप सोचेंगे कि हमारे तरफ से A का मान यहाँ कितना सोच सकते हैं, आप बोलोगे A का मान मुझे अगर सोचना है तो मुझे 0 बन 11 बन जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11। अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ 6 × 5 = 11 बन रहा है, और ये 11 + A बन रहा है, तो मुझे डिफरेंस बनाने के लिए मैंने देख लिया 0 बनाकर, तो मैंने देख लिया। अब 0 बनाकर जब देख लिया तो मैं देख रहा हूँ A का मान छोटा हो रहा है, B का मान बड़ा, लेकिन इक्वेशन बोल रहा है कि A का मान बड़ा होना चाहिए, B का मान छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या सोचें, अब हम A की वैल्यू क्या सोचें, अब A की वैल्यू अगर सोचेंगे यहाँ पर तो A का मान रख दो 9, कितना रख दो 9, और B की वैल्यू रख दो बेटा 3, रख दो 3। तो 11 में अगर 9 ऐड करोगे बन जाएगा बेटा आपका 20, माइनस अगर 6 में 3 ऐड करोगे तो 9, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11। यानी हम कह सकते हैं कि A का मान हो गया आपका 9, B का मान हो गया 3। वैल्यू भी सेटिस्फाइड कर रही है, A ग्रेटर देन B। कहाँ से पूछा गया है, B का अधिकतम मान। B का अधिकतम मान कितना हो सकता है बेटा 3, क्योंकि अगर B का अधिकतम मान 5 लेंगे तो हमारा A की वैल्यू छोटी हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा बेटा, हमारा B का मान 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। जैसे संख्या, जिससे कह रहा है संख्या 4 5 0 8 2 k each डिविजिबल बाई 3। k का अधिकतम और न्यूनतम मान की बेटा बात कर रहा है। यहाँ पर k का अधिकतम और न्यूनतम मान हम सोचेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे बेटा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैंने बताया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है बेटा, सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर किससे कट जाए 3 से, सभी संख्याओं के अंकों का योग, जिसको हम डिजिटल सम भी बोलते हैं। हम देखेंगे 5 4 9,
9 और 0 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 बन रहा है बेटा। 19 में देख रहा हूँ 19 संख्या हमारी जो है वो 3 से नहीं कटेगी। अब के का मान कितना रख सकते हैं कि हमारा आगे 3 से कट जाए, तो 3 के पढ़ा अगर पढ़ते हैं बेटा तो 3 7 21 होता है 19 के बाद में, यानी के का न्यूनतम मान कितना रख सकते हैं यहाँ पे 2 रख सकते हैं 2, ठीक है। और इसके बाद अगर देख रहा हूँ 19 के बाद में 21 तो कट रहा है न्यूनतम मान 2 रखने से, और आगे अधिकतम मान तो 3 8 24 होता है, यानी 19 में के का मान अधिकतम कितना रख सकते हैं 5। एक तो हम ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम सोच सकते हैं कि स्मॉल वैल्यू तो 2 ही होगा, 19 2 21 है। अधिकतम मान और क्या सोच सकते हैं 3 नंबर 27 होता है, 3 नंबर 27 होता है। 27 के अकॉर्डिंग देखें तो 19 तो है बेटा, 19 में कितना जोड़ेंगे 27 बनेगा, आप बोलोगे 8, कितना जोड़ोगे 8। नेक्स्ट वैल्यू जो सोचोगे आप न्यूनतम तो 2 ही मान रख सकते हो, क्योंकि 19 से नीचे बेटा देख रहा हूँ तो 21 ही है हमारा। 19 के नीचे तो आपका 18 होता है 3 से, लेकिन नीचे थोड़ी ना घटाएंगे, हमें तो जोड़ना है। नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे तो 30 बना सकते हैं ऊपर 27 के बाद में, अगर 19 में कितना जोड़े 30 बनेगा, अब बोलो के की जगह 11 रख दें, यानी अधिकतम वैल्यू इतनी सोच सकते हो। लेकिन मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अगर चेक करेंगे तो मेरा आंसर क्या मैच हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं अगर पहले वाले से ऑप्शन मैच कराते हैं तो 5 और 2 है, तो कह रहा था अधिकतम और न्यूनतम मानों का योगफल, मतलब जी स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मान पूछ रहा है। अधिकतम मान 5 है, न्यूनतम मान 2 है। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बोलोगे 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखो मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ बेटा, 8 और 2 को यहाँ लिख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68, न्यूनतम मान आपका यहाँ पर देखेंगे हम वैल्यू 68 सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अगर इससे भी आप चेक करना चाहो इससे भी देख सकते हो, इधर से 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 121, 2 का स्क्वायर 4 यानी 125 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 68, यानी इसका आंसर हो जाएगा 68 राइट हो जाएगा, यानी 68 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q किससे विभाज्य बेटा 3 से, इफ अ नंबर p इज डिविजिबल बाई 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाई 3, यानी p जो हमारा नंबर है बेटा वो किससे डिविजिबल है बेटा 2 से, और जो हमारा q नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले कह रहा है p इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6, दूसरा कह रहा है p प्लस क्यू इज डिविजिबल बाई 6, तीसरा कह रहा है p प्लस क्यू डिविजिबल बाई 5, p इंटू क्यू डिविजिबल बाई 5। एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, अगर कोई संख्या 2 या 3 से कट रही है तो आपको पता है कि वो संख्या इन दोनों के मल्टीपल से भी कटेगी, यानी 6 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही बेटा, यानी p हमें पता है 2 से कट रहा है, q 3 से कट रहा है, मतलब जो संख्या होगी p इंटू क्यू जो होगी वो 3 दूना 6 से भी कटेगी। यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है p इंटू क्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, तो बोलोगे p का मान 2 है, q का मान 3 है, यानी p 2 से कट रही, q 3 से कट रही, तो आगे जो संख्या होगी p इंटू क्यू से भी कटेगी, इनका मल्टीपल जो होगा 3 दूना 6, यानी वो संख्या p इंटू क्यू जो होगी हमेशा 6 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही बेटा, उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है दो धनात्मक संख्या है हमारे पास, दो धनात्मक संख्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, कितना दे रहा है बेटा गुणनफल, आप बोलोगे प्रोडक्ट जो हमें दे रहा है संख्याओं का वो दे रहा है 1344, कितना दे रहा है बेटा 1344 यानी 1344। इसके बाद में दो संख्याएं हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास x और y है, क्या बेटा x और y है, इनका प्रोडक्ट क्या बना बेटा x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब आपसे बोल रहा है एक सेकंड, तो कह रहा है अनुपात कितना दे रहा है 7:12। मुझे पता है संख्याओं को गुणनफल आपसे कह रहा है तो मैं मान सकता हूँ इनका जो संख्याएं हैं अनुपात है बेटा कोई वैल्यू फिक्स तो होती नहीं है, इसको आप मान सकते हैं 7 है और इसको मान सकते हैं 12 है। बात समझ में आ रही बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रहा है यानी 7a इंटू 12a इक्वल टू
1344। ये तो कह रहे बेटा दोनों संख्या गुणनफल, तो मैंने संख्या 7:12 के रेशियो में था, मैंने पहली संख्या मान ली 7 है, दूसरी मान ली बेटा 12 है। अब ऐसा मानने का एक रीजन भी है, वो रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ 7 से अगर काट रहा हूँ तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 6 है, 7 नंबर 63, 7 दूना 14। 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, 12 छंग 72, ए इंटू ए बेटा यानी ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर का मान 16 आ गया, ए का मान आ गया बेटा कितना हमारे पास 4, ए का मान 4 आ गया, तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ये संख्या बन जाएगी 7 गुणा 4 यानी 28, और ये संख्या बन जाएगी 12 चौको 48 यानी छोटी संख्या पूछा तो आंसर हमारा हो जाएगा 28। देखिए हम लोग अगर यहाँ 12 और 7 से डायरेक्ट करते गुणा तो 12 सत्ते 84 बेटा, और गुणा कराने से हम जो वैल्यू निकालते 16 का, इस तरीके से कई बच्चे यहाँ पर दिक्कत करते हैं कि मुझे पता दोनों गुणनफल कह रहा था 1344 है, तो हम लोग उसको जो वैल्यू काटते हैं बेटा एक बराबर निकलता है 16, और हम लोग एक का मान 16 रख के 16 सत्ते और 16 गुणे 12 निकाल देते हैं। अब जैसे ही हम 16 सत्ते करेंगे आप बोलोगे भैया आंसर हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11 यानी 112 आंसर टिक कर देते हैं कई बच्चे। तो इस वजह से होता क्या है कि कभी भी वैल्यू रेशियो में आ जाए, और रेशियो में अगर आपको मल्टीपल पे वैल्यू दी जाए, गुणनफल दिया जाए, अनुपात 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो गुणनफल में आप अनुपात के साथ में कोई ऐसी संख्या जरूर मान लेना जिनका गुणा करने से बाद में पता चले कि ये स्क्वायर होता है और बाद में इसका वर्गमूल निकल आता है। बात समझ में आ रही बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। फैक्टर आपसे पूछ रहा है बेटा, 3600 के फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनफल। देखिए गुणनफल निकालने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि हम 3600 की संख्याएं देख लें, 3600 हमारी जो संख्या है वो किन किन अंकों से मिलकर बनी है, मतलब फैक्टर इसके करते हैं। इसके फैक्टर करने के लिए हम देखते हैं कि इसके 2 से काटते हैं बेटा 1800 होता है, ठीक है, फिर 2 से काटोगे इसको 900 होगा, फिर 2 से काटते हैं बेटा 450 होगा, फिर 2 से काटेंगे आप बोलोगे 225 होगा, फिर 3 से काटेंगे आप बोलोगे सर होगा, 3 से काटोगे 15, 25 होगा, आप 25 को 5 से काटोगे आप बोलोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 1 बार आएगा। यानी अगर इसके हम फैक्टर निकालते हैं 3600 के, टोटल बनेंगे 2 की पावर कितने बेटा, यहाँ पर 4 अंक है तो आप 2 की पावर 4 लिख दें। इधर मैं देख रहा हूँ 3 की पावर कितना बन जाएगा, 2 अंक है बेटा, 3 को 2 बार गुणा हुआ तो 3 की पावर 2 हो गया, 5 का गुणा कितनी बार है, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 को लिख। अब देखिए करना क्या है, मुझे फैक्टर पूछ रहा है यानी कुल गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करना, अभी मैंने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था, अभी एमटीएस इंपॉर्टेंट टॉप 10 सीरीज चलाई थी कि जितने भी पावर्स दे रहा है बेटा सबकी पावर्स में एक एक ऐड कर लें, एक्स्ट्रा क्या कर लें, ऐड कर लें। जैसे 4 है तो 4 में एक ऐड किया बेटा 5 हो गया, फिर यहाँ पर 2 है 2 में एक ऐड किया 3 हो गया, फिर आगे देखा मैंने 2 है 2 में एक ऐड किया 3 हो गया। मैंने जैसे ही देखा तो इनका गुणन कराया तो बेटा 5 से 15, 15 3 45, यानी इसके टोटल जो फैक्टर बनेंगे 45 यानी 45 बनेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपको लिख दूं, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 60 के कितने गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, 60 के गुणनखंड निकालने हैं। 60 के गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले तो 60 के सारे फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, 60 के फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। 60 के हम फैक्टर जब निकालेंगे अब देखोगे पहले 2 से काटोगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे बेटा 15 बार, फिर 3 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 1 बार, यानी इसके फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। मैंने बताया गुणनखंड निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए टोटल आप बनाओगे यहाँ पर 2 की पावर 2 बेटा, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 1 में बेटा 1 जोड़ोगे 2, 5 में पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे 12। यानी पूछा जाए 60 कुल कितने गुणनखंड होंगे, आप बोलोगे 12। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा 60 वाला, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, सीजीएल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है वनडे जिसमें बेटा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपका 3600 भी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है।
नेक्स्ट बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसे आपका बन सकता है आवर्त दशमलव से। आवर्त दशमलव में है क्या बेटा, जैसे आपको वैल्यू दे रहा है कोई, मैं जैसे लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर 0.39 और बार का साइन लगा दूं दोनों अंकों के ऊपर। तो बार का साइन बेटा जो होता है वो जितने अंकों के ऊपर होता है हमेशा उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। बात समझ में आ रही, यानी इसको लिख सकता हूँ 39/99 और अगर इसको छोटा करना चाहूँ मैं तो इसको लिख सकता हूँ 13/33। ठीक है, जैसे मैं और भी प्रश्न लिख दूं, जैसे लिख दूं 598। मैंने देखा कि बार का साइन मैंने लगाया बेटा सिर्फ 2 अंकों के ऊपर, यानी 98 के ऊपर मैंने बार का साइन लगा दिया। जैसे ही मैंने 98 के ऊपर बार का साइन लगाया तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो आप बोलोगे यहाँ पर अंक कितने अंकों पे लगा हुआ बेटा बार का साइन, 2 अंकों में, तो अपॉन में बेटा 2 बार 9 लिख दो। ठीक है, एक अंक में बार का साइन है उसमें उतने ही 0 लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे 598 है तो आप पूरी वैल्यू 598 लिखें। फिर देखेंगे कि 2 अंकों में तो बार का साइन है, एक अंक में बार का साइन नहीं, उतना ही घटा दें, उतना ही घटा दें। 598 में जब बेटा 5 लेस करेंगे तो 593 बचेगा, यानी 593/990। आप इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, 3 से काट कर लिख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ 6692 और बार का साइन लगा दूँ बेटा मैं 2 अंकों, कितना लगा दूंगी 3 अंकों को। आज से पूछो इसकी वैल्यू बताइए तो आप बोलोगे जितने अंकों के ऊपर बार का साइन है उतने ही 9 नीचे आएंगे बेटा, एक अंक में बार का साइन नहीं है, एक 0 लग जाएगा। पूरी वैल्यू बेटा आपके देख रहे हो 6692 है, इसको घटाएंगे जिसमें बार का साइन नहीं लगा तो वैल्यू जो बन जाएगी 6686 अपॉन 9990, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए जैसे कह रहा है आपका क्वेश्चन पॉइंट, ध्यान देंगे इसको, जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है तेरा 0.47 बार का साइन जो लगा बेटा वो 7 के ऊपर है, प्लस 0.503 जो बार का साइन है बेटा वो 03 के ऊपर लगा हुआ है, माइनस 0.39 जो बार का साइन है वो 9 के ऊपर है बेटा, इंटू 0.8 बार का साइन जो बेटा 8 को। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको तरीका बताया है जैसा कि 0.7 है, बार का साइन 7 के ऊपर लगा हुआ है, इसको तोड़ेंगे पॉइंट तो हट जाएगा, एक अंक के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है तो उतने 9 आ गए बेटा, जितने अंक में लगा उतने 0 आ गए। 4 7 में किसको घटाएंगे बेटा, 4 को घटा देंगे क्योंकि 4 7 है जिसमें बार का साइन नहीं लगा, टोटल में से वो लेस हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए 2 अंकों में बार का साइन है, नीचे कितने 9 लिखोगे, 2 बार 9, एक अंक में बार का साइन नहीं है आप 0 लिख दोगे, ऊपर 503 तो टोटल लिखोगे, इसको घटाओगे जिसमें बार का साइन नहीं है 5 को, माइनस मैंने देखा इसमें एक ऊपर बार का साइन है तो नीचे कितने 9 लिखोगे, एक बार 9, एक बार का साइन है उतने 0 आ गए। अब 39 है बेटा तो 39 में लेस करो किसको बेटा 3 को, इंटू इसमें देखेंगे एक अंक वो बार का साइन है, अपॉन में 9 आ गया। अब इसको देखेंगे 47 में अगर तुम 4 को लेस कर रहे हो तो आप बोलोगे 43 यानी 43/90 आ गया, प्लस ये 498/990 हो गया, माइनस ये आपका 39 में 3 गया 36/90 इंटू 8/9, 9 से काटोगे 9 चौको 36, ये बन जाएगा आपका 43/90 प्लस 498/990 माइनस 8 चौको 32/90। अब आप देखेंगे इसका अगर एलसीएम हम ले लें तो एलसीएम मेरा बन जाएगा 990। अब देखो 90 का भाग करोगे कितनी बार जाए 11 बार, यानी 11 गुणा कराओगे 43 गुणा 11
अब यहाँ पे एक बार जाएगा तो 498 माइनस 11 बार जाएगा तो 32 इंटू 11। अब आगे आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 11 तियाँ 33, 11 चौको 44, 3 47, 473 प्लस 498 माइनस 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 2 35। इस तरीके से निकालेंगे बटा 990 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब इसको सबको जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू जो बनेगी 619 बटा 990। अब आपने देखा 619 बटा 990 है, लेकिन इस फॉर्म में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो इसको लिख सकते हो 625 माइनस 6 बटा 990। ये कब पॉसिबल होगा बेटा, ये तब पॉसिबल होगा जब मेरा 0.625 हो, बार का साइन 25 के ऊपर लगा हो। तो आप क्या पाएंगे कि आप 625 है बेटा, तो 625 में किसको घटाएंगे, 6 को, 2 अंकों बार का साइन 2 बार 9, एक आगे 0, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.625 और बार का साइन आपको पलट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपका, ट्रेन से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। धीरे धीरे आपके टॉप 10 सीरीज पे हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कह रहा है आपसे, 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 स्थानों ए और बी से एक ही स्थान पे। देखिए, जैसे 2 रेलगाड़ियां, 2 स्थान ए और बी, एक स्थान बेटा ए है, दूसरा बी है। बोल रहा है आपसे कि एक ही समय पर विपरीत दिशा से 2 गाड़ियां बेटा, एक इधर से चल रही है, दूसरी गाड़ी इधर से चल रही है, एक ही समय, मतलब इधर से एक्स है गाड़ी, इधर से आप मान लो वाई गाड़ी। क्लियर। रास्ते में ये कहीं गाड़ियां आपस में क्या होती है बेटा, मिलती हैं, यानी ये गाड़ी और ये गाड़ी रास्ते में कहीं मिल रही हैं, तो बोलेंगे मीटिंग। क्या हो गई बेटा, इन दोनों की मीटिंग हो गई, यानी मिलन हो गया। मिलने के बाद आपको पता है कि ये गाड़ी एक्स चाल से चल रही थी, यानी इसका समय t1 रहा होगा। ये गाड़ी मिलने के बाद यहाँ पहुंची है, मिलने के बाद क्या पहुंची बेटा, ये वाली गाड़ी मिलने के बाद ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंची है, और ये वाली गाड़ी यहाँ पहुंची है मिलने के बाद। मीन्स ये है बेटा, यहाँ पर कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी टाइम देगा वो मिलने के बाद का देगा, यानी स्टार्टिंग में कितनी देर चले ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मिलने के बाद आप ये t1 समय में पहुंचे और ये बंदा यहाँ पर t2 समय में पहुंचा। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है बेटा, इसमें आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर 3 तरह से पूछ सकता है। पहला आपसे पूछ सकता है चालों का अनुपात। क्या पूछ सकता है बेटा, चालों का अनुपात। दूसरा आपसे पूछ सकता है बेटा टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी। क्या पूछ सकता है आपसे, कुल दूरी। तो तीसरा पूछ सकता है बेटा मीटिंग टाइम। क्या पूछ सकता है, मीटिंग टाइम, यानी मिलने का समय। इस तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन। अब इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम आपको बता दें, जब भी याद रखिएगा मिलने के बाद का समय दिया जाए। क्या दिया जाए बेटा, मिलने के बाद का समय दिया जाए आपको। जी हाँ, मिलने के बाद का अगर समय आपको दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए S1 बटा जो S2 होता है वो अंडर रूट T2 बटा T1 होता है। अभी जब हम इस टॉपिक को बेटा पढ़ाएंगे तो आपको डिस्क्राइब करेंगे इस बारे में कि S1 बटा S2 किस तरीके से अंडर रूट T2 बटा T1 के बराबर हो जाता है। तो चूंकि इतनी ज़्यादा डिटेल आपसे डिस्कस नहीं की जा सकती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन से अभी कराने के लिए हमें टॉप 10 सीरीज में हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं, आपके हमसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो S1 बटा S2 क्या है बेटा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ T1 मेरे पास 64 मिनट दे रहा है और T2 कितने दे रहा है, 100 मिनट। दूसरी गाड़ी की चाल दे रहा है बेटा, ये क्या दे रहा है, दूसरी गाड़ी की चाल। दूसरी गाड़ी मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड देखिए स्पीड ऑफ सेकेंड कार की दे रहा है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार यानी दूसरी गाड़ी की चाल दे रहा है आपको 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहली गाड़ी की चाल
बना लेंगे। S1 S2 कितना दे रहा है बेटा 56 बराबर T2 कितना मेरे पास दे रहा है बेटा, T2 दे रहा है 100 यानी 100 और T1 दे रहा है 64 यानी 64। आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे S1 बटा 56 बराबर 100 का वर्गमूल 10 है, 64 का 8 है, 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70, यानी पहली गाड़ी की जो चाल आ जाएगी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे और चीज़ें समझनी जरूरी है। आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ सकता है, कुल दूरी पूछ सकता है। कुल दूरी के लिए याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा, अगर मैं देख रहा हूँ पहली गाड़ी की चाल x है, x की जगह आप S1 मान सकते हैं। अगर s मान रहे हैं तो आप x के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या S1 और S2 मान लें, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि हमने S1 S2 से आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो इसकी डिस्टेंस बन जाएगी D1, यानी D1 जो होगा वो S1 S2 T2 हो जाएगा। इधर वाला व्यक्ति जो आएगा बेटा वो T2 समय में कितनी चाल से आएगा, S2 चाल से आएगा। तो इधर की डिस्टेंस S2 T2, और इधर वाला जो व्यक्ति इधर से जाएगा, ये पहला वाला यानी व्यक्ति, अपनी स्पीड तो S1 है और समय कितना है बेटा T1 है, या इधर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी D2 का मान S1 T1। तो कुल दूरी जो होगी बेटा वो S1 T1 प्लस S2 T2 के बराबर होगी। S1 कितना मेरे पास में आप बोलोगे, S1 मेरे पास 70 है। अब चूंकि किलोमीटर पर आवर्स में है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम T1 जो दे रहा है आपका वो कितना दे रहा है बेटा, आपका T1 64 मिनट है। इसको मिनट को बना लो घंटे में बटे 60। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 32 बार, प्लस आपने देखा इधर S1 T1 बन गया, और S2 T2 के लिए आप बोलोगे S2 मेरे पास कितना है 56, ठीक है, और T2 कितना मेरे पास, T2 आपके पास 100 मिनट है बटे 60 कर लोगे। इस तरीके से कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 5 बार, यानी अगर बन जाएगा 7 दूना 14, 7 त्रिका 21 एक 22 बटे 3, और प्लस इधर बन जाएगा 5 छक्का 30, 25 3 28 बटा 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी 504 बटा 3, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और हाँ, अगला पॉइंट आपसे मीटिंग टाइम पूछ सकता है। तो हमारा जो मीटिंग टाइम होता है मिलने का समय, वो अंडर रूट T1 इंटू T2 कर देंगे तो आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा बेटा, यानी अंडर रूट आ जाएगा 100 गुणे 64 बराबर 80 मिनट। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप तीनों चीजें निकाल सकते हैं, जानवर से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जैसे इस वाले सवाल पे आपसे कह रहे हैं रेलगाड़ी पटना से हावड़ा जा रही बेटा, इधर से पटना से हावड़ा, इधर से पटना है और ये आपका हावड़ा है, और दूसरी गाड़ी बेटा हावड़ा से पटना, एक गाड़ी इधर से इधर जा रही है और एक गाड़ी इधर से इधर, रास्ते मिलते हैं और मिलने के बाद ये गाड़ी इधर से चली, ये गाड़ी इधर से चली, ये दोनों आपस में यहाँ कहीं मिले, मिलने के बाद ये गाड़ी कितने समय बाद पहुँच गई, ये गाड़ी पहुँच गई बेटा आपकी 16 घंटे बाद, और पहली वाली गाड़ी जो पहुँची यहाँ पर वो 9 घंटे के बाद। T1 आपको 9 घंटे दे रहा है, T2 16 घंटे दे रहा है। चालों का अनुपात कर रहा है, मैंने चालों का अनुपात बता रखा है S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। आसानी से हम निकाल सकते हैं, T2 16 है, T1 9 है, आंसर आएगा 4:3 का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस भी बना सकते हैं, मीटिंग टाइम भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल डिस्टेंस बनाने के लिए आपको स्पीड पता होनी चाहिए थी। यहाँ पर स्पीड बेटा किसी की तरह मेंशन नहीं की गई, तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस नहीं बना सकते। यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन यहाँ मीटिंग टाइम जरूर बना सकते हैं। और मीटिंग टाइम इसका अगर निकालेंगे हम लोग तो मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं अंडर रूट T1 इंटू T2। तो अंडर रूट T1 का मान बेटा 9 है, 16 नहीं है, 144 का वर्गमूल निकालोगे 12, मीटिंग टाइम हो जाएगा 12 घंटे। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मतलब एक गाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर चली है और 50 किलोमीटर चलने के बाद में इस गाड़ी का क्या हो जाता है बेटा, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। यानी ये गाड़ी जो बेटा आपकी है
ये 50 किलोमीटर चली, चलने के बाद में यहाँ कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद इसकी जो चाल है, पहले की चाल का कितनी रह जाती है बेटा? 3/4। पहले की चाल का 3/4 कह रहा है बेटा, तो पहले की चाल का 3/4 मतलब पहले चाल इसकी अगर 4 थी मैं मान लूँ, अब इसकी चाल कितनी रहेगी बेटा? एक्सीडेंट के बाद कम हो गई, यानी 3 हो गई। क्या हो गई? 3 हो गई। बात समझ में आ रही बेटा? अब आगे आपसे जैसे बोल रहा है वह अपने गंतव्य स्थान पर, यानी मैं बोल दूं ये कोई स्थान है इसका, ये कोई प्लेस है जहाँ पर इसको पहुँचना था, वो 35 मिनट देरी से पहुँचा है। 35 मिनट देरी से, ठीक है। अब आगे आपसे बोल रहा है यदि ये दुर्घटना जैसे 50 है, कह रहा है कि अब 24 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती, मतलब पहले एक्सीडेंट 50 चलने के बाद हुआ था, अब कह रहा है अगर ये एक्सीडेंट यहाँ पर जो हमारा एक्सीडेंट है 24 और चलने के बाद, कितना चलने के बाद बेटा? 24 और चलने के बाद हुआ होता, गाड़ी जो है अपने स्थान पर कितने मिनट देरी से पहुंचती? आप बोल रहा है 15 मिनट देरी से। तो आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताएं। क्या पूछ रहा है आपसे बेटा? रेलगाड़ी की चाल बताएं। आपको पता होगा कि इस प्रश्न में करने का जो तरीका होगा, आपको पता है स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। पहले मेरे पास चाल कितनी थी बेटा? 4, अब कितनी हो गई? 3, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया बेटा। तो चाल का उल्टा क्या बन जाएगा? समय। 3 से 4। मैं ये देख रहा हूँ कि 50 किलोमीटर के बाद पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब गाड़ी 35 मिनट देरी से, लेकिन अब कह रहा है 50 तो चला, अब ये दूरी अगर 24 और चलता, अब फिर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी 15 मिनट देरी से पहुंचती। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम का डिफरेंस हमारे पास मिल रहा है, और कितने मिनट का टाइम का डिफरेंस मिल रहा है? आप बोलोगे टाइम का डिफरेंस जो मेरे पास मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे पास 10 मिनट का, यानी अब 10 मिनट बच रहे हैं, क्योंकि ये 24 ज़्यादा चल रहा था। तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास जो टाइम बच रहा है, एक बच रहा है डिफरेंस, सवाल में 10 मिनट बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं बेटा? 10 मिनट। यानी ये पहले का टाइम कितना हो जाएगा? 30 मिनट। 4 की चाल चलता, इधर कितना लगेगा बेटा? 40 मिनट। यानी मैं देख रहा हूँ ये 30 मिनट का जो समय लग रहा है, ये टाइम हो गया पहले का, और 30 मिनट में दूरी कितनी चल रहा है? 24 किलोमीटर। आपसे अगर स्पीड पूछ ले, क्या पूछ ले, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है, टाइम 30 मिनट है। इस मिनट को अगर घंटे में बनाएंगे तो आधा घंटा बोल सकते हैं, यानी इसकी जो स्पीड बन जाएगी 24 गुना 48 किलोमीटर बन जाएगी। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा, सॉरी यहाँ उल्टा लिख गए बेटा हम लोग, 10 नहीं, यहाँ पर 20 होगा, और यहाँ पर 60 मिनट होगा। कितना मिनट होगा बेटा? 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर 1 घंटे के होता है। यहाँ पर हम लोग 1 से भाग करेंगे तो आंसर जो बनेगा हमारा 24 एक कम 24 बनेगा, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। अब बेटा इसमें आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था एग्जामिनर? डिस्टेंस, यानी दूरी, ट्रेन कितनी दूरी चली टोटल। तो आपसे अगर दूरी पूछ ले तो आपको पता है कि यहाँ पर जब 24 किलोमीटर चल रही थी तब बचा रही थी 20 मिनट। कितने बचा रही थी बेटा? 20 ही मिनट तो है, ये 10 नहीं है। 35 और 15 का डिफरेंस 20 है, ठीक है। मुझे पता है कि 24 चलने के बाद 20 मिनट, ठीक है। मैं देखूंगा 20 मिनट में 24, मुझे पता है कि आगे ये 35 मिनट चली है, मैं 20 मिनट में 24, तो मैं 35 मिनट का मान निकाल दूंगा। 35 मिनट के बाद कितना आएगा? 24/20 गुणते 35, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 4 छंग 24, 6 सत्ते 42 किलोमीटर। यानी आप बोलते यहाँ पर ये 42 किलोमीटर 35 मिनट में और चली होती, तो टोटल डिस्टेंस जोड़ते 50 + 42 यानी 92 किलोमीटर आपका आंसर आ जाता। कितना आंसर आ जाता? 92।
या फिर आप डिस्टेंस यहाँ से बना सकते थे कि 50 24 74 तो चला, आगे 15 डिस्टेंस देख ले, 20 मिनट में 24 है, 20 मिनट में 24 किलोमीटर है। तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट में, आप बोलते 12, तो 15 में 18, 18 74 में और जोड़ देते, तो 18 अगर 74 में जोड़ते तो आपका तो भी 92 आंसर आ जाता। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो आंसर 92 किलोमीटर, चाल पूछेगा तो आप बोलोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, 50 था, 50 को एक्सीडेंट हुआ, स्पीड इसकी 4 से 3 रह गई, ठीक है। 50 के बाद करेगा 24 और चलता तो आपका एक्सीडेंट होता तो 15 दे रही, तो मैं देख रहा हूँ 35 से 15 कितना समय बच रहा है बेटा, 20 मिनट का। तो मैंने यहाँ पे देखा चाल को उल्टा समय, तो पहले चाल मेरे पास 4 थी, अब 3 है, ठीक है। तो समय 3 से 4 हो जाएगा, अपने हिसाब से डिफरेंस 1 है, सवाल में 20 मिनट का है, ये 60 मिनट हो गया, ये 80 मिनट हो गया, ठीक है। आपने देखा 60 मिनट में 24 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट का समय मेरे पास बेटा स्टार्टिंग का, और यहाँ पर दूरी कितनी 24 किलोमीटर, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 24, टाइम है बेटा 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1 घंटा का भाग करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 24 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता था कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी चला, वो ट्रेन है या रेलगाड़ी है, वो दूरी कितनी तय की, तो आपको पता है कि 24 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट का समय ले रही बेटा, यानी 24 चली तो 20 मिनट बचा रही थी। तो आप देख लेंगे 35 मिनट में कितनी तय करेगी, तो 35 मिनट में आप बोलोगे 42 किलोमीटर। कितना है ये बेटा 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 42 और हो गई, 50 और 42 हो गए आपका 92। तो अगर डिस्टेंस पूछता तो आपका आंसर आता 92। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया स्पीड, आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। अगर दूसरा पूछ लेता आपसे डिस्टेंस, आंसर आता 92 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।